हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज साइंस की प्रैक्टिस सेट नई आपको देने जा रही हूँ और इसमें मिक्स क्वेश्चन है सारे, लेकिन सारे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से इसको कीजिएगा। और आपको मैं हमेशा ही बोलती आ रही हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चंस को आप खुद देखिए, उसका खुद आंसर करने की कोशिश कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना करेक्ट किया है। इससे हमें नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट बनाने में काफ़ी हेल्प मिल जाता है। हमें आइडिया लगता है कि हमें किस लेवल का क्वेश्चन डालना है और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ एन एटम। निम्न में से कौन सा एटम का हिस्सा नहीं है, एटम का पार्ट नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड फोटॉन। तो आपको ऑलरेडी सब कोई जानता है कि जो एटम होता है वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसके सेंटर पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और चारों तरफ इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते रहता है, मतलब घूमते रहता है। और इसको आप बोलते हो मास नंबर, और प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप एटॉमिक नंबर बोलते हो किसी भी एलिमेंट का। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि किसी भी एटम का कौन सा इसमें पार्ट नहीं है। तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन भी होता है, चारों तरफ रिवॉल्व करता है, प्रोटॉन भी होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है, और न्यूट्रॉन भी होता है जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है। सिर्फ फोटॉन जो है वो नहीं प्रेजेंट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। और फोटॉन मैं आपको बता दूं, जो पैकेट ऑफ एनर्जी सन से रेडिएट होती है उसे हम फोटॉन कहते हैं। पैकेट ऑफ एनर्जी, फोटॉन्स का मतलब होता है पैकेट ऑफ एनर्जी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा कि पैकेट ऑफ एनर्जी जो सन से रेडिएट होती है, रेडिएशन से जो आती है, उसे हम फोटॉन कहते हैं। इसमें ये भी याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसके अलावा इसकी डिस्कवरीज़ के बारे में भी याद रखिएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने किया था, और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने किया था। जेम्स चैडविक। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। मैं ऑलरेडी आपको अभी बता दी हूँ, न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था। इसके ऑप्शंस हैं जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड एंड न्यूटन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चैडविक। न्यूट्रॉन का आविष्कार जेम्स चैडविक ने किया था, और ये काफ़ी टाइम ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप जे थॉमसन आप जानते हो, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी इन्होंने की थी। रदरफोर्ड ने एटम के बारे में बताया था कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। और न्यूटन आप जानते ही हो, न्यूटन ने बहुत सारे लॉज दिए हैं। बेसिकली इनका थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे फिजिक्स में इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं, फादर ऑफ फिजिक्स इन्हें कहा जाता है। तो ये न्यूटन के बारे में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब एटॉमिक पार्टिकल। निम्न में से कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। इसके ऑप्शंस हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हो कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। मतलब एटम में जो पार्टिकल प्रेजेंट होता है उसे सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, और ये तीनों ही आपका सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन की तरह ही ड्यूट्रॉन भी दिख रहा है, लेकिन ड्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ये होता है H12। हाइड्रोजन का एक पार्ट होता है। आप जानते हो कि हाइड्रोजन 3 तरह के होते हैं, जिसमें प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम होता है। प्रोटियम जो होता है वो H11 होता है। ड्यूटेरियम, ये जो आपका ड्यूटेरियम है वो D से भी इसको डिनोट करते हैं, या फिर H12 से डिनोट करते हैं। ट्राइटियम T से भी डिनोट करते हैं, और H13 से भी डिनोट करते हैं। तो ये इसके साथ याद रखिएगा। और जो ट्राइटियम होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, 21 डेज उसका हाफ लाइफ टाइम होता है। तो रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन जो है वो ट्राइटियम होता है। और कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि उसमें कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और जो H2O वाला, मतलब जो नॉर्मल प्रोटियम हाइड्रोजन होता है, उसमें एक भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ उसमें इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। इसके अलावा जो ड्यूटेरियम है उसमें एक न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि
ये H1 2 है, 2 - 1 करोगे तो ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और जो प्रोटियम है, जो नॉर्मल हाइड्रोजन है, उसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो ये इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिए आप, कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए जब भी प्रैक्टिस सेट करने बैठे तो, और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताई जाती हैं उसको नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ए नेगेटिव चार्ज? निम्न में से किसमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है? इसके ऑप्शंस हैं एक्सरेज, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गामा पार्टिकल्स। एक्सरेज जो होता है वो इस काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है बेसिकली आपका स्कैनिंग में, जो बॉडी पार्ट्स की स्कैनिंग की जाती है उसमें एक्सरे यूज़ किया जाता है, और इसका वेवलेंथ जो है वो 0.121 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। काफ़ी शॉर्ट वेवलेंथ का होता है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा इसकी डिस्कवरी रॉन्टजन ने की थी, ये भी याद रखिएगा, रॉन्टजन ने एक्सरेज की डिस्कवरी की थी। अल्फ़ा पार्टिकल एक पॉजिटिव पार्टिकल होता है, इसको पॉजिटिव पार्टिकल कहा जाता है, और ये हीलियम न्यूक्लियाई के बराबर होता है। हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है, और इसका चार्ज जो है वो आपका चार्ज 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और इसका मास जो है वो 2 प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। चार्ज 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, और मास जो है वो 2 प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, तो ये याद रखिएगा। गामा पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल होता है जिस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल जो है वो नेगेटिव पार्टिकल होता है, और इसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक है सब कुछ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय? रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? इसके ऑप्शंस हैं रदरफोर्ड, बैक्वेरल, बोर एंड मैडम क्यूरी। तो रेडियो एक्टिविटी पे रदरफोर्ड ने भी स्टडी की थी, मैडम क्यूरी ने भी की थी, और बैक्वेरल ने की थी, लेकिन इसका डिस्कवरी जो है वो हेनरी बैक्वेरल ने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ये हेनरी बैक्वेरल ने इसकी डिस्कवरी की थी। मैडम क्यूरी ने और रदरफोर्ड ने इस पर काफ़ी ज़्यादा स्टडी भी किया था, और रेडियो एक्टिविटी जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, ये भी याद रखिएगा। फर्स्ट ऑर्डर एंड स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं बेसिकली जो भी अनस्टेबल पार्टिकल होता है उससे रेडिएशंस निकलती हैं इन फॉर्म ऑफ अल्फ़ा, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स, और वैसे पार्टिकल जिनसे ये रेडिएशन निकलती है उसे हम रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स कहते हैं, और इस फेनोमेनन को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, जिसकी डिस्कवरी बैक्वेरल ने की थी। और इस पे स्टडी करने के लिए मैडम क्यूरी एंड इनके हस्बैंड पीरी क्यूरी दोनों को ही नोबेल प्राइज़ दिया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। नोबेल प्राइज़ मैडम क्यूरी एंड पीरी क्यूरी दोनों हस्बैंड वाइफ थे और इन्हीं को मिला था। अगला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज? रेड लिटमस ब्लू, तो यहाँ पे पीएच पूछा जा रहा है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भी सॉल्यूशन है वो बेसिक सॉल्यूशन है, और बेस का जो पीएच होता है वो 7 से ज़्यादा होता है, 7 से ज़्यादा पीएच होता है बेसिक पार्टिकल जो भी होते हैं। वही अगर एसिड होता तो उसका पीएच जो है वो 7 से कम होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है तो उसका पीएच क्या होगा, तो वो 7 से ज़्यादा होगा। इसके ऑप्शंस हैं 7, 8, 5 एंड 6.5, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि यही एक है जो 7 से ज़्यादा है, तो इसका पीएच ये होगा। कभी कभी पीएच कैलकुलेट करने के लिए भी दिया जाता है, तो याद रखिएगा पीएच का फॉर्मूला -log H+, जितना भी H+ का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो -log H+
से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है किसी भी सॉल्यूशन में। POH भी निकलता है माइनस लॉग OH माइनस से। एंड फिर अगर मान लीजिए जहाँ पे POH है वहाँ पे हमें pH कैलकुलेट करना है, तो 14 माइनस POH करते हैं तो हमें pH मिलता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं इसके साथ। थोड़ा डिफ़िकल्ट है तो आप इसे रहने भी दे सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा जनरल साइंस में नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि ये कहाँ से आया है। अगला क्वेश्चन है, फिनॉल इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। फिनॉल किसके उत्पादन में इस्तेमाल होता है? इसके ऑप्शंस हैं PVC, नाइलॉन, पॉलिस्टर एंड बेकेलाइट। ये पॉलीमर का क्वेश्चन है, पॉलीमर चैप्टर से। PVC का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसमें जो मोनोमर यूज होता है वो होता है विनाइल क्लोराइड। इसका मोनोमर होता है विनाइल क्लोराइड। नाइलॉन या टेफ्लॉन जो है वो टेट्राफ्लोरोइथेन से बनता है। और पॉलिस्टर आप जानते हो, इथेन वगैरह को हम पॉलिस्टर कहते हैं, या नाइलॉन 6 वगैरह होता है। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा डी, बेकेलाइट। बेकेलाइट को हम बोलते हैं फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन को हम बेकेलाइट कहते हैं, और इसी के मैन्युफैक्चरिंग में फिनॉल यूज होता है। तो नाम याद रखिएगा, अगर आप नाम याद रखोगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जो भी केमिकल नेम होते हैं, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन को ही हम बेकेलाइट कहते हैं। तो यहाँ से क्लियर है कि इसके मैन्युफैक्चरिंग में फिनॉल का ही इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीमर। निम्न में से कौन पॉलीमर नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं नाइलॉन, टेफ्लॉन, कैप्रोलैक्टम एंड पॉलिस्टर। तो नाइलॉन भी एक पॉलीमर होता है, टेफ्लॉन भी पॉलीमर होता है, पॉलिस्टर भी पॉलीमर होता है, लेकिन कैप्रोलैक्टम मोनोमर होता है। ये याद रखिएगा, ये एक मोनोमर है, पॉलीमर नहीं है, मोनोमर है। और कैप्रोलैक्टम से बुना एस का फॉर्मेशन होता है, या बुना एन आप कह सकते हो, इन सब का फॉर्मेशन होता है कैप्रोलैक्टम से। तो ये एक मोनोमर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ये एक पॉलीमर नहीं है, ये एक मोनोमर है। अगला क्वेश्चन है, विच एसिड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल सहायक होता है, ये यूज किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ऑक्जेलिक एसिड यूज किया जाता है फोटोग्राफी में। और ये फॉस्फोरस से रिएक्शन करता है और तब जाके ये यूज किया जाता है। मतलब फॉस्फोरस के साथ ये रिएक्शन करके फॉस्फाइड वगैरह का फॉर्मेशन करता है, और वो फोटोग्राफी में काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विनेगर इज केमिकली नोन एज। विनेगर का रासायनिक नाम क्या होता है, या विनेगर बेसिकली कौन सा केमिकल होता है? इसके ऑप्शंस हैं एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, विनेगर जो है वो एक एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड को हम विनेगर कहते हैं, और ये एक ऑर्गेनिक एसिड है। बेसिकली ये सारे ही ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, और जो भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा उनका एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं होता है, बहुत हार्ड एसिड नहीं होते हैं। तो इनका यूज़ बेसिकली फूड वगैरह में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द केमिकल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डायनामाइट इज। डायनामाइट के उत्पादन में कौन सा रसायन इस्तेमाल किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट, ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट एंड ग्लिसरॉल ट्राई आयोडेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट जो है वो डायनामाइट में यूज किया जाता है। बेसिकली जो एक्सप्लोसिव होते हैं उसमें नाइट्रोजन यूज किया जाता है। सिंपल, आप ये एक ट्रिक है, याद रखिएगा, जितने भी एक्सप्लोसिव होते हैं उसमें अगर कोई गैस यूज किया जाता है तो वो नाइट्रोजन होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो
क्योंकि आप जानते हो कि नाइट्रोजन जो है वो N2 के फॉर्म में होता है और उसके बीच ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और इसीलिए जब भी ये ब्रेक होगा तो बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो एक्सप्लोसिव में बेसिकली नाइट्रोजन यूज़ किया जाता है, तो इससे कंबाइन ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट ये यूज होता है। अगला क्वेश्चन है रिच सोर्स ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट। प्रोटीन एंड फैट का रिच सोर्स क्या होता है? इसके ऑप्शंस हैं कोकोनट, ग्राउंडनट, सोयाबीन एंड सनफ्लावर। सोयाबीन से बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन मिलता है, सनफ्लावर से भी प्रोटीन मिलता है, ग्राउंड नट से भी प्रोटीन मिलता है या कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, लेकिन कोकोनट से, ग्राउंड नट से फैट भी मिलता है और प्रोटीन भी मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसमें प्रोटीन भी होते हैं और फैट भी होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ग्राउंड नट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फूड ग्रेन इज रिचेस्ट इन प्रोटीन। कौन सा फूड ग्रेन है जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है? इसके ऑप्शंस हैं ग्राम, पी, सोयाबीन एंड व्हीट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा सोयाबीन यूज भी किया जाता है। प्रोटीनेसियस जो भी फूड लेने होते हैं या जो बॉडी बिल्डिंग करता है वो बहुत ज़्यादा सोयाबीन यूज करता है। अगला क्वेश्चन है अल्फा केराटिन इज ए प्रोटीन प्रेजेंट इन। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन होता है, ये याद रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक्चुअली मैंने दो क्वेश्चन को कंबाइन करके दिया हुआ है कि अल्फा केराटिन क्या होता है। दूसरा पूछा गया है कि किस में प्रेजेंट होता है, तो इसके ऑप्शंस हैं ब्लड, स्किन, लिम्फ एंड एग्स। प्रोटीन का मतलब एग्स नहीं होता है, यहाँ प्रोटीन दिया हुआ है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि ब्लड में भी हो सकता है, लिम्फ में भी हो सकता है या एग में भी हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्फा केराटिन जो है वो स्किन में प्रेजेंट होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है स्टार्च इज ए। स्टार्च क्या होता है? इसके ऑप्शंस हैं मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड एंड नन। तो स्टार्च जो है वो ग्लूकोज से इसका फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज या मतलब ग्लूकोज या फ्रुक्टोज जो है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होते हैं प्लांट्स में, और ये एक पॉलीसेक्राइड होता है क्योंकि बहुत सारे ग्लूकोज जो हैं वो कंबाइन करके स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है लिंसीड इज ए रिच सोर्स ऑफ। लिंसीड किसका स्रोत है? इसके ऑप्शंस हैं विटामिन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, एमिनो एसिड एंड एंटीऑक्सीडेंट। लिंसीड विटामिन सी का सोर्स नहीं होता है, बेसिकली यूरोप वगैरह में या ठंडे एरियाज़ में, वैसे एरियाज़ जो बर्फीले होते हैं वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है लिंसीड एज ए फूड, और ये इससे मिलता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो लिंसीड से मिलता है, और ये बॉडी को गर्म रखने में सहायक होता है, और इसीलिए ठंडे इलाकों में ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। इंसुलिन कहाँ बनता है या किससे बनता है? इसके ऑप्शंस हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड। आप जानते हो कि इंसुलिन पैनक्रियाज में बनता है, और पैनक्रियाज में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होते हैं, और इसमें अल्फ़ा एंड बीटा सेल्स प्रेजेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और इसमें भी कभी कभी ये पूछ देता है कि अल्फ़ा सेल से बनता है या बीटा सेल से, तो इंसुलिन का फॉर्मेशन जो है वो बीटा सेल से होता है। अल्फ़ा सेल से ग्लूकागॉन का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकागॉन जो कि इंसुलिन के अगेंस्ट काम करता है वो अल्फ़ा सेल से सिक्रीट होता है, और बीटा सेल से इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा आप जानते हो पिट्यूटरी ग्लैंड से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और इसलिए इसको बोला जाता है मास्टर ग्लैंड। हमारी बॉडी का जो मास्टर ग्लैंड होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाता है।
एड्रिनल ग्लैंड से इपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज होता है और ये सहायक होता है स्ट्रेस वगैरह को रिलीज करने में। जो हमारी बॉडी में स्ट्रेस बनता है डर की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से, उसको कम करने के लिए एड्रिनल ग्लैंड से इपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज होता है, जिसे हम एड्रिनालीन भी कहते हैं या फिर नॉन एड्रिनालीन। थायराइड ग्लैंड से आप जानते हो कि थायरोक्सिन रिलीज होता है और ये थायरोक्सिन बनता है बेसिकली आयोडीन से और ये कॉज करता है ग्वाइटर। और ग्वाइटर से बचने के लिए बेसिकली हम आयोडीन यूज़ करते हैं अपने खाने में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटीन। निम्न में से कौन सा प्रोटीन नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं केराटिन, फाइब्रोइन, ऑक्सीटोसिन एंड कोलेजन। तो आपको बता दूं केराटिन एक प्रोटीन होता है जो कि स्किन एंड हेयर्स में प्रेजेंट होता है। फाइब्रोइन भी एक प्रोटीन होता है जो मसल्स में प्रेजेंट होता है और कोलेजन भी एक तरह का प्रोटीन ही होता है और ये भी स्किन विनीथ द स्किन प्रेजेंट होता है। लेकिन ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ये एक हार्मोन होता है जो कि प्रोटीनेसियस नहीं है। बेसिकली चाइल्ड बर्थ में ये बहुत ज़्यादा सहायक होता है, विमेंस में सबसे ज़्यादा रिलीज होता है। अगला क्वेश्चन है द हार्मोन रिलेटेड टू ड्रॉट टॉलरेंस। ड्रॉट टॉलरेंस का मतलब होता है जो सूखा या फिर जो भी स्ट्रेस वाली चीज़ें होती हैं उससे बचाता है कौन सा हार्मोन। इसके ऑप्शंस हैं एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन, इंडोल एसिटिक एसिड एंड साइटोकाइनिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं या ड्रॉट टॉलरेंस जो है वो बढ़ाता है एब्सिसिक एसिड ही। इसके अलावा आपको बताना है कि जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन एंड इंडोल एसिटिक एसिड ये क्या है और किस चीज़ में सहायक होते हैं। मतलब ये प्लांट हार्मोन है, एनिमल हार्मोन है और ये ग्रोथ हार्मोन है या फिर ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन है, किस चीज़ में सहायक है ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है एनर्जी इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल इन फॉर्म ऑफ। लीवर और मसल में ऊर्जा किस रूप में जमा होता है? इसके ऑप्शंस हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड ग्लाइकोजन। बेसिकली हम सोचते हैं कि जो भी एनर्जी स्टोर्ड होती है वो फैट के फॉर्म में होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बॉडी में हमारे जो लीवर और मसल्स में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। कार्बोहाइड्रेट कभी भी जमा नहीं होता है, ना ही प्रोटीन। प्रोटीन जो भी आप लेते हो यूज हो जाता है, जमा होता है सिर्फ फैट एंड ग्लाइकोजन। लेकिन जो मसल और लीवर में जमा होता है वो ग्लाइकोजन होता है, फैट नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये टोटल 20 क्वेश्चंस थे। इसके आंसर्स आपको करके बताने हैं कि ये क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है और किस तरह से होता है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के हमसे पूछ सकते हैं। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। इसके अलावा बहुत सारी अभी तक साइंस की प्रैक्टिस सेट दी जा चुकी हैं, तो वो जिन्होंने भी अभी तक नहीं किया है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ देख सकते हैं, सारा कुछ अवेलेबल है। इसके अलावा भी इस चैनल पे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की दी जाती हैं, आप वो भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी काफ़ी अच्छी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।